हेलो बच्चों, एक बार फिर से वेलकम आप सभी का। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द वॉशिंग सोडा। इससे पहले जो आपने पढ़ा था वो था बेकिंग सोडा, इससे जस्ट पिछला लेक्चर जो था। अब ये है आपका वॉशिंग सोडा, तो दोनों में कुछ ना कुछ मैच करने वाला है। अगर आपको पुराना वाला लेक्चर आता है दैट इज बेकिंग सोडा, तो डेफिनेटली आप वॉशिंग सोडा को भी कर सकते हो आराम से। तो पहले हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले और इसकी नेम के बारे में बात करते हैं कि जो वॉशिंग सोडा होता है इसका जो केमिकल नेम होता है वो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा क्या रहेगा, देखो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है Na2CO3, Na2CO3 और साथ में डेका, डेका मतलब होता है 10। जैसे मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, वैसे डेका मतलब होता है 10। तो यहाँ पर क्या आ गया 10। और हाइड्रेट मतलब होता है वाटर। तो ये हुआ फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2। तो कॉमन नेम हो गया वॉशिंग सोडा, केमिकल नेम हो गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और ये हो गया इसका फॉर्मूला Na2CO3.10H2। ये .10H2 क्या होता है अभी आने वाला है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे इसकी प्रिपरेशन मेथड की कि इसको बनाते कैसे हैं। तो इसके लिए एक नाम दिया गया है अमोनिया सोडा प्रोसेस, या इसको हम बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस। क्या नाम दिया गया है, अमोनिया सोडा प्रोसेस या फिर सॉल्वे प्रोसेस। इस प्रोसेस से हम बनाते हैं वॉशिंग सोडा को। लेकिन अब यहाँ पर 3 स्टेप में होता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। फर्स्ट की 2 स्टेप आप पढ़ चुके हो। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बेकिंग सोडा बनाना पड़ेगा। तो अगर आपने बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं वो सीखा हुआ है तो यहाँ कर लेंगे। हम कैसे बनाते हैं, देखो हम लेते हैं NaCl, हम लेते हैं H2O, हम लेते हैं CO2 और हम लेते हैं अमोनिया NH3। ये 4 चीज़ें लेते हैं हम, NaCl, H2O, CO2 और NH3। इनको जब मिलाते हैं तो इससे बनता है बेकिंग सोडा NaHCO3। ये बेकिंग सोडा है। और साथ में एक चीज़ और बनती है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ये आप पहले ही पढ़ चुके हो, इससे पहले लेक्चर में आप पढ़ चुके हो। तो हमने बना लिया बेकिंग सोडा। ये रहा बेकिंग सोडा NaHCO3, दैट इज कॉल्ड बेकिंग सोडा। नीचे लिखा भी है मैंने, ठीक है। स्टेप 2 में फॉर्मेशन ऑफ सोडा एस फ्रॉम द बेकिंग सोडा। ये भी आपने पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा में आपने पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो अब मुझे इसको हीट करना है, ठीक है। इसको हीट करेंगे हम NaHCO3। इसको अगर मैं हीट कर दूं, हीट बोले तो अपने डेल्टा का साइन लगा दिया। डेल्टा मतलब ये हीट की बात कर रहे हैं। तो एक तो बनता है Na2CO3, एक बनता है H2O और एक बनता है CO2। यही है आपका सोडा एस। बैलेंस कर दो। तो स्टेप 2 मेरा सोडा एस बन गया। सोडा एस हम पहले बात कर चुके हैं, ड्राई सोडियम कार्बोनेट को सोडा एस बोलते हैं, Na2CO3। इसको जलाया, ये सोडा है। कौन सोडा है, बेकिंग सोडा। NaCO3 क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। इसको जलाया तो क्या बना, Na2CO3 बना और साथ में H2 और CO2। अब मेरे पास सोडियम कार्बोनेट बन चुका है। स्टेप 3 में क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक नई चीज़ आने वाली है, इसको इसके बाद डिटेल में समझा देता हूँ मैं आपको, पहले यहाँ समझ जाते हैं। अब मेरे पास बन चुका है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बन चुका है। क्या करने वाला हूँ इसका, मैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन करने वाला हूँ या रिक्रिस्टलाइजेशन करने वाला हूँ। तो किसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जब किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के साथ फिक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड होते हैं, अलग से ऐड होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जैसे कि इस फॉर्मूले में क्या है मेरे पास, Na2CO3.10H2। Na2CO3 तो मैं पहुँच गया। अब मुझे क्या बचा है, सिर्फ 10 मॉलिक्यूल वाटर चाहिए। तो प्लस 10H2O मैं लिख दूंगा अगर, तो क्या बन जाएगा, Na2CO3.10H2O बन गया मेरा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा ये तो बताने वाला था मैं। तो ये 3 स्टेप में होता है। अब आपको क्या था, इतना लंबा कैसे, ये 2 तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ना। ये कौन सी प्रोसेस है, बेकिंग सोडा बनाने की प्रोसेस है। आपने बनाया बेकिंग सोडा स्टेप 1 में, क्योंकि आप पहले ही पढ़ चुके हो उसको, एक बार आप मेमोराइज कर चुके हो। तो यहाँ तो आपको बहुत ही ईजिली पड़ेगा। उसके बाद अब आपने बेकिंग सोडा को हीट करना है। तो आपने बेकिंग सोडा को क्या किया,
हीट किया तो क्या बना, सोडियम कार्बोनेट और साथ में H2O और CO2। इसी सोडियम कार्बोनेट को एक नाम और क्या दिया गया, सोडा एस नाम दिया गया। ऊपर लिखा है देखो मैंने, क्या नाम दिया गया इसको, सोडा एस नाम दिया गया। मतलब सोडा की एस, सोडा को जलाया तो एस बने, सोडा एस बोल दिया। उसके बाद इस सोडा एस के साथ मैंने क्या किया, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जिसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो या रिक्रिस्टलाइजेशन। तो जब हमने सोडियम कार्बोनेट या सोडा एस बोल दो इसको, एक ही बात है, सोडा एस का हमने किया रिक्रिस्टलाइजेशन तो बन गया मेरे पास वॉशिंग सोडा। एंड व्हाट इज रिक्रिस्टलाइजेशन, जब किसी भी कंपाउंड के साथ फिक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड होते हैं उसको हम बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। इसको थोड़ा डिटेल में तुमको और समझा देता हूँ मैं, तो मुझे इसके लिए थोड़ा ऊपर का मिटाना पड़ेगा, इसको आप नोट कर लेना पूरा। उसके बाद अलग से हम पढ़ लेंगे अबाउट द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। अब समझो इस बात को कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है। मैंने यहाँ लिखा था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो अब इसको आप अलग से नोट करके कहीं पर लिख लेना कि व्हाट इज़ द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये होता क्या है, लिखा है मैंने यहाँ पर, इट इज़ द फिक्स नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल विथ अ सॉल्ट मॉलिक्यूल। किसी भी सॉल्ट के मॉलिक्यूल के साथ जो फिक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है उसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कि आप यहाँ पर अभी पढ़ा था लास्ट स्टेप 3 में आपने कि सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 मॉलिक्यूल वाटर, आप बोलोगे ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला वाटर है। कौन सा वाटर है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलोगे इसको, आप पढ़ोगे कैसे इसको, सोडियम कार्बोनेट बोले हैं यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, दैट इज द 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो एग्जाम्पल मेरे पास एक तो यही एग्जाम्पल है, देखो Na2CO3 के साथ अगर मैं 10 मॉलिक्यूल ऐड कर दूं वाटर के तो क्या बन गया, ये Na2CO3 डॉट 10H2O क्या हो रहा है यहाँ पर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। तो इसको एक तो नाम वो क्या बोलते हैं, इसको हम सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट बोलते हैं। और ऐसे ही सॉल्ट को एक नाम और दिया गया है, हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट, वाटर हाइड्रेटेड सॉल्ट, द सॉल्ट विथ वाटर, सॉल्ट विथ वाटर, यानी जिस सॉल्ट के साथ वाटर होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। मतलब Na2CO3.10H2 का सॉल्ट है, एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है। क्यों, बिकॉज के साथ क्या है, वाटर है। और जहाँ पर वाटर नहीं होता है, खाली Na2CO3 था, इसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस। क्या नाम देते हैं, एनहाइड्रस, मतलब विदाउट वाटर। क्या बोलेंगे इसको हम, विदाउट वाटर। तो समझ जाना है आपने। कहीं पर आपसे पूछे हो कि ये एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है तो आप क्या बोलोगे, मतलब उसके साथ क्या होने वाला है, वाटर जुड़ा रहने वाला है, उसी को हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। और कहीं पर अगर एनहाइड्रस लिख दिया गया है तो आपने समझ जाना है कि एनहाइड्रस मतलब होता है विदाउट वाटर, पानी उसके साथ नहीं है। और यही जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो फिक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होते हैं, यही किसी भी कंपाउंड के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि आपको याद होगा FeSO4 फेरस सल्फेट होता है, इसका कलर वैसे वाइट होता है, नाउ इट इज़ वाइट। लेकिन अगर मैं इसमें वाटर का कर दें, इसका हम क्रिस्टलाइजेशन कर दें तो ये बनाता है FeSO4.7H2। तो इसके में कितने पानी के मॉलिक्यूल ऐड होता है यहाँ पर, 7 मॉलिक्यूल। तो क्या हो रहा है यहाँ पर भी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये सॉल्ट कैसा बन गया, हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्या बोलेंगे इसको हम, ये हमारा सॉल्ट है जो है हाइड्रेटेड सॉल्ट है। और ये सॉल्ट कैसा है यहाँ पर, ये था एनहाइड्रस, इसके साथ कोई भी वाटर नहीं था। तो ये वर्ड है, जस्ट इट इज़ अ वर्ड, जस्ट वर्ड है कि FeSO4 एनहाइड्रस है, मतलब कोई वाटर नहीं है। और आप कहीं पर लिख दिया गया कि हाइड्रेटेड वर्ड, तो मतलब विथ वाटर। तो FeSO4 के साथ 7 मॉलिक्यूल वाटर होते हैं। वैसे ही कॉपर सल्फेट के साथ भी होता है, सेम विद द कॉपर सल्फेट। अगर मेरे पास CuSO4 है, CuSO4, तो इसके साथ कितने मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, 5 मॉलिक्यूल। और तब क्या बनता है ये CuSO4.5H2O। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, किसको बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स और किन को बोलते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब किसी भी सॉल्ट के साथ फिक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जुड़ जाता है तो इसको बोलते हैं हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये जो वाटर है इसको क्या बोलेंगे, ये क्रिस्टलाइजेशन वाला वाटर है, इट इज़ द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और ये सॉल्ट बोला जाएगा हाइड्रेटेड सॉल्ट, क्यों, बिकॉज Na2CO3 के साथ पानी भी जुड़ा हुआ है, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो क्या नाम देंगे इसको हम, इट इज़ अ हाइड्रेटेड सॉल्ट, मतलब सॉल्ट विथ वाटर। घोला हुआ नहीं है पानी के अंदर, उसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं।
और इस पे केस पे नहीं है, अगर इसको छोड़ दूँ, अगर यहाँ से हटा दूँ, इसको खाली Na2CO3 लिखा हुआ है, मतलब कोई वाटर इसके साथ नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम ये एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है। देखो इसको FeSO4, कोई वाटर नहीं है तो बोलेंगे कैसा है, एनहाइड्रस FeSO4 है। अब जब इसके साथ वाटर है तो क्या बन गया, ये हाइड्रेटेड FeSO4 बन गया, या ऐसा नीचे भी लिखा हुआ है। तो एनहाइड्रस सॉल्ट और हाइड्रेटेड सॉल्ट भी समझ गए होंगे आप क्या होते हैं, और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी आप समझ गए होंगे कि क्या होते हैं। तो प्रिपरेशन मेथड के साथ साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ द वॉशिंग सोडा। अगर आपने बनाना सीख लिया है उसके बाद उसकी क्या आती है, प्रॉपर्टी। देखते हैं प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है वॉशिंग सोडा की। तो पहली प्रॉपर्टी जो मेरे पास है वो दिखता कैसा है, इट इज ए ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात हमने पहले की थी, क्रिस्टल फॉर्म में होता है, लाइक चीनी के टुकड़े हैं या नमक के पीस हैं छोटे छोटे, वो सब क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। लेकिन कैसा है, ट्रांसपेरेंट टाइप का क्रिस्टल का पीस है, डायमंड जैसे ट्रांसपेरेंट होता है ना उस टाइप का है, लेकिन बहुत स्मॉल पीसेस होंगे, ठीक है। और दूसरा, इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, पानी में डालोगे तो घुल जाएगा आराम से। और जो घुलने के बाद सोल्यूशन बनेगा, कैसा बनेगा वो, इट विल बी द एल्कलाइन सोल्यूशन, मतलब बेसिक बनेगा। क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। देखो सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर है, सादा पानी भी है, पानी की बात फिर कर देंगे। अगर इसको मुझे बनाना है, ये सॉल्ट है, और सॉल्ट बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, एसिड एंड बेस। तो इसके लिए बेस कौन चाहिएगा मुझे, NaOH, एंड एसिड कौन चाहिए होगा, H2CO3। इसकी बात हम पहले कर चुके जब हमने सॉल्ट पढ़ा था, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये वीक एसिड है। तो आपने पढ़ा था कि एक स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से मिला के जब हम सॉल्ट बनाते हैं तो सॉल्ट में नेचर उसका आता है जो दोनों में से स्ट्रॉन्ग होता है। तो एसिड और बेस में स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस है। तो ऑटोमेटिक ये भी कैसा होगा, बेसिक, या बोले तो एल्कलाइन। बेस और एल्कलाइन एक ही चीज़ है, बट डिफरेंस हल्का सा ये है कि अल्कलाइन उनको वो वाले बेस को बोलते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। तो हमारे पास सिंपल रीजन मिल गया कि ये बेसिक नेचर का होता है। पर पता कैसे करेंगे, वही लिटमस पेपर टेस्ट, पानी में सोल्यूशन बनाएंगे, उसमें हम रेड लिटमस डालेंगे, वो ब्लू हो जाएगा, तो हम पहचान लेंगे कैसा है वो, एल्कलाइन है। तीसरा, एक्शन ऑफ हीट, यानी हम किसको हीट करने वाले हैं, वॉशिंग सोडा को। तो मेरे पास वॉशिंग सोडा था Na2CO3.10H2O। इसको अगर मैं हीट करूंगा तो ये तो बहुत कॉमन है यार, क्या होगा, लगाओ दिमाग। हीट करने पर डेफिनेटली पानी उड़ जाएगा, चला जाएगा यहाँ से, जाएगा नहीं जाएगा। तो क्या है, पानी अलग गया, Na2CO3 अलग गया, तो Na2CO3 अलग रह गया, और यहाँ से वाटर उड़ गया। अगेन कैसा बन गया ये याद करो, द सॉल्ट विथ वाटर इज हाइड्रेटेड एंड द सॉल्ट विदाउट वाटर इज एनहाइड्रस। इसको हम सोडियम कार्बोनेट बोलो, इसको आप सोडा एस बोलो, कई सारे नाम दिए गए हैं इसको। तो ये हीट करने पर डेफिनेटली पानी तो उड़ेगा ही उड़ेगा यहाँ से। अब तीसरा मेरे पास है एक्शन ऑफ एयर। अगर मैं इसको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर दूं तो क्या होता है, देख लेते हैं एक बार। Na2CO3.10H2O था मेरे पास, इसको मैंने बाहर छोड़ दिया एटमॉस्फेयर में। कहाँ छोड़ दिया इसको मैंने, एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर एयर में कुछ ना कुछ अमाउंट में क्या होती है, हीट जरूर होती है। उस हीट की वजह से इसका कुछ ना कुछ पानी क्या करेगा, लॉस कर जाएगा। सारा पानी तो नहीं कर पाएगा, उतनी हीट तो नहीं है। सीधे अगर मैं हीट कर रहा हूँ तो सारा पानी लॉस हो जाएगा, लेकिन अगर मैं एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर रहा हूँ, बाहर छोड़ दे रहा हूँ इसको, तो इसका कुछ वाटर यहाँ से लॉस होगा। और वो वाटर कितना लॉस होता है, 9 मॉलिक्यूल। तो यहाँ से अगर 9H2O यहाँ से लॉस हो गया तो कितना बचा यहाँ पर, अब 1 मॉलिक्यूल बच गया। तो क्या लिखेंगे इसको अब हम, Na2CO3.H2O। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, एक नाम दिया गया इसको, इफ्लोरोसेंस। अब बोलेंगे सर इफ्लोरोसेंस क्या होता है। पहले तो इसको देखो आप, एक्शन ऑफ एयर में क्या हुआ, जब मैंने वॉशिंग सोडा को कहाँ रखा था, एटमॉस्फेयर में एक्सपोज किया था, तो इसमें से 1 मॉलिक्यूल वाटर क्या हो गया, सॉरी 9 मॉलिक्यूल वाटर तो उड़ गए, सब नहीं उड़ पाएंगे, उतनी हीट नहीं है, लेकिन 1 मॉलिक्यूल रह गया। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इफ्लोरोसेंस। इफ्लोरोसेंस का मतलब ये होता है किसी भी हाइड्रेटेड सॉल्ट से वाटर का लॉस हो जाना, दैट इज बिकॉज ऑफ एयर। बस किसी भी हाइड्रेटेड सॉल्ट में से पानी का लॉस होना, वो भी क्यों, बिकॉज ऑफ एयर, दैट इज नोन एज
इफ्लोरोसेंस। इसको हम फिर से ऊपर मैं लिख देता हूँ वापस, पहले इसको आप नोट कर लेना, मैं ऊपर फिर से लिख दूंगा अबाउट दिस। इससे पहले आपने क्या पढ़ा था, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अब उसका उल्टा इफ्लोरोसेंस, यही हो रहा है यहाँ पर। देखते हैं आइए, तो देखते हैं डिटेल में अबाउट द इफ्लोरोसेंस से क्या चीज़ होती है। मैंने यहाँ पर लिखा था एक्शन ऑफ एयर, जब हम इसको बाहर छोड़ देते हैं तो Na2CO3 था, इसको अगर मैं बाहर छोड़ दूँ तो इसमें से एयर में छोड़ दें इसको हम बाहर, तो इसमें से कुछ वाटर तो लॉस हो जाता है। कितना लॉस होता है, 9H2 इसमें से लॉस हो जाता है और एक H2 बच जाता है, 9 + 1 10। और इसी को हम बोलते हैं इफ्लोरोसेंस। लिखा है मैंने द लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये वाटर कौन सा वाला है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला है। हमने पढ़ा था कि जब फिक्स मॉलिक्यूल जुड़ते हैं उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। और उसका लॉस हो जाना बोला जाता है इफ्लोरोसेंस। इसका मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड इफ्लोरोसेंस आपस में अपोजिट जैसे है, नहीं है, तो ठीक है। तो क्या बोला उसने, फ्रॉम द हाइड्रेटेड सॉल्ट। ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है या नहीं है, देखो हाइड्रेटेड सॉल्ट किनको बोलते हो, द सॉल्ट विथ वाटर। इसमें से पानी का लॉस हो रहा है एंड दैट इज कॉल्ड इफ्लोरोसेंस। तो इसको भी आप नोट कर लेना, ये नया टॉपिक अलग से हटके आ गया। इफ्लोरोसेंस क्या होता है, यहाँ पर होता है इफ्लोरोसेंस। ये व्हाट इज इफ्लोरोसेंस, द लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम हाइड्रेटेड सॉल्ट। वो भी कब, जब उसे कहाँ रखते हैं हम, एयर में रखते हैं। बस इतना ही है वाटर, दैट इज इफ्लोरोसेंस। उसका उल्टा क्या था, क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दोनों का ध्यान रखना है, एक बार पूछा गया क्वेश्चन है ये भी, व्हाट इज इफ्लोरोसेंस, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम इसके यूजेज क्या है। हमने प्रिपरेशन मेथड पढ़ ली है, हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रही हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज ही थी। अब बचते हैं इसके यूजेज। अब आते हैं यूजेज ऑफ दी वॉशिंग सोडा। अब नाम ही उसका वॉशिंग है तो डेफिनेटली किस काम आएगा, वॉशिंग काम आएगा भैया। लिखा है मैंने फॉर वॉशिंग पर्पज एंड फॉर क्लीनिंग एजेंट इन डोमेस्टिक पर्पजेज, ये सब वहाँ काम आता है। पहली बात तो बहुत सिंपल है। दूसरा जो मेरे पास है वो है मैन्युफैक्चर ऑफ सोप बनता है इससे, ग्लास बनता है इससे, पेपर बनता है, बहुत सारे काम आता है। तीसरा जो मेरे पास है, ये यूज करते हैं हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कपड़े जहाँ बनते हैं, जहाँ कपड़े बनते हैं, कपड़े सिले नहीं जाते, जहाँ कपड़ा बनता है मेन, जहाँ फैब्रिक्स बनते हैं वहाँ पर। और पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज करते हैं इसको। और इससे यूज करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बनाने में, इसको बोलते हैं बोरेक्स। बोरेक्स एक कंपाउंड है और ये कंपाउंड बनाते हैं हम इससे, किससे, वॉशिंग सोडा से बनाते हैं। और ये बोरेक्स बहुत जगह यूज करते हैं, जो कलर्स में पड़ा होता है, जो कलर्स होते हैं इसमें साइन कलर, साइनी जो अपीयरेंस आता है कलर में, ये बोरेक्स डाला जाता है उसमें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है इसका, दैट इज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब व्हाट इज द हार्डनेस ऑफ वाटर, ये क्वेश्चन बनता है कई बार कि हार्ड वाटर किसको बोलते हो, मतलब बहुत ही हार्ड होता है पानी, हो पानी कहाँ से हार्ड हो जाएगा। तो व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। तो देखो जब पानी होता है, पानी आता है कहाँ से, नॉर्मली पानी आता है तो अंडरग्राउंड या कहीं हिल से आता है, ठीक है। तो जब हिल से बहते हुए आता है तो उसमें कुछ मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर वाटर में कैल्शियम के मिनरल्स या मैग्नीशियम के मिनरल्स होंगे तो इसको बोलते हैं हम हार्ड वाटर। किसको बोलते हैं, हार्ड वाटर, विच कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन। उस वाटर को बोलते हैं हार्ड वाटर। और जो हार्ड वाटर होता है वो सोप के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो उसके साथ सोप के साथ फोम नहीं बनेगा, मतलब कपड़े साफ नहीं होंगे उससे। क्यों, बिकॉज अगर सोप के साथ पानी डाला आपने, कौन सा पानी था वो, इट वॉज द हार्ड वाटर, तो इट रिएक्ट विथ सोप। इस पानी में क्या था, कैल्शियम मैग्नीशियम के आयंस हैं। तो व्हेन दीज टू रिएक्ट दे फॉर्म अ इनसॉल्युबल सब्सटेंस। क्या बनाते हैं, एक नई चीज़ बनाते हैं जो इनसॉल्युबल होती है। अब वो चीज़ अगर पानी में सॉल्युबल ही नहीं है तो फोम कैसा बनेगा, नहीं बन पाएगा ना। समझो इस बात को, जो वाटर हार्ड होता है, परमानेंट हार्ड जो वाटर होता है, उसमें होता है कैल्शियम का आयंस और मैग्नीशियम के आयंस, ठीक है। तो कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस जहाँ मिलेंगे उसको बोलेंगे हम हार्ड वाटर। और हार्ड वाटर की स्पेशलिटी क्या होती है, वो सोप के साथ फोम नहीं देता है, झाग नहीं बनता है उससे। क्यों नहीं बनता है, बिकॉज जैसे ही आप सोप यूज करोगे तो पानी में क्या था, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन थे, बिकॉज पानी हार्ड था। तो क्या बन जा रहा है, सीधे सीधे एक नई चीज़ बन जा रही है, वो चीज़ इनसॉल्युबल है। तो सोप जैसे यूज किया फिर क्या बन गया, इनसॉल्युबल बन गया। सोप यूज किया ये बन गया, सोप यूज किया ये बन गया। तो फोम कैसे बनेगा जब पानी में घुल ही नहीं रही है चीज़ें। तो इसी को हम बोलते हैं हार्डनेस ऑफ द वाटर। और इस हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम डालते हैं क्या, सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट, ठीक है, हम इसको डालते हैं। तो ये भी याद रखना कि वाटर व्हाट इज हार्ड वाटर विच कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की। जिस पानी में क्या होता है, परमानेंट हार्डनेस होती है, उसको हम बोलते हैं ये Ca कैल्शियम के आयंस और
मैग्नीशियम के आयंस होंगे। बस इतना ही है इसके अंदर। तो ये यहीं पर हो जाता है ख़त्म। हमने पढ़ ली, प्रिपरेशन मेथड पढ़ लिया हमने, इसके प्रॉपर्टीज पढ़ ली। और प्रॉपर्टीज में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पढ़ी थी हमने, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड इफ्लोरोसेंस। हमने यहाँ पर एक चीज़ और पढ़ी थी, किसको बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट, किसको बोलते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट। और लास्ट हमने यूज चीज पढ़े, और ये तो बाकी सिंपल थे। ये थे हमारे पास लास्ट यूज जो इंपॉर्टेंट था, वो था व्हाट इज़ द हार्ड वाटर, किसको बोलते हैं जिसके पास ये आयंस होते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही है, लेकिन एक चीज़ और है, तो जब भी आप लेक्चर को स्टडी करेंगे ना मेरे, तो उसको आप सीरियल में करना, सीरीज में करना, ये नहीं कि कोई बैठा के पढ़ना शुरू कर दिया। अब अगर मैं इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो पिछले लेक्चर में आई होंगी, लाइक हमने इसे बनाने के लिए वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए पहले क्या बनाना पड़ा था मुझे बनाना पड़ा था बेकिंग सोडा, जो मैं पहले बता चुका हूँ। इससे पहले मैं लेक्चर में हम बात कर चुके हैं, बेकिंग सोडा हम बना चुके हैं। तो जो नए आएंगे बोलेंगे सर ये बेकिंग सोडा कहाँ से आ गया, तो हम पहले लेक्चर में बना चुके हैं उस चीज़ को, तो आपको वहाँ देखना पड़ेगा। तभी हर चीज़ एक दूसरे कनेक्टेड है, एक सीरीज में बन रही है हर चीज़ें, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। कुछ चीज़ें आपको मेमोराइज करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर वैसे समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट हम लेके आएंगे अबाउट द ब्लीचिंग पाउडर, उसे कैसे बनाते हैं, उसे यूज क्या होते हैं। तो तब तक के लिए